अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिटफाट, मजे में। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9। जी हाँ, सुबह सुबह 9 बजे मेरी आपकी मुलाकात होती है, सेम टाइम सेम चैनल, और हम मिलकर करते हैं बहुत ढेर सारी बातें, आपको बताते हैं बहुत सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एक ऐसा इंफॉर्मेटिव जो है वो मॉर्निंग प्रोग्राम है जिसमें आपकी मुलाकात करवाती हूँ कुछ अच्छी पर्सनैलिटीज से, उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, और साथ ही आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी होती है प्रोग्राम में, क्योंकि डेली का एक नया टॉपिक होता है, नए गेस्ट होते हैं, नई बात होती है, नया अंदाज होता है, नई सुबह होती है, नया आगाज होता है। जी हाँ, तो आज भी कुछ आगाज इसी तरह का है कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, आइल्स कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या बिजनेस कंसल्टेशन में जो है वो आना चाहते हैं, बिजनेस के हवाले से कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, वो क्या करें, कैसे करें और किस तरीके से जो है वो इस फील्ड में आ सकते हैं। उनके लिए आसान तरीकेकार जो है वो क्या है, आसान अल्फाज में आज का प्रोग्राम हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट फरहान जमील, जो कि लैंग्वेज और बिजनेस कंसल्टेंट है, लैंग्वेज ट्रेनर हैं, खास तौर पे जो है वो आइल्स के और प्रोफेसर भी रहे हैं, अब बिजनेस की तरफ आ गए हैं। तो इनसे ही इनकी जुबानी पहले इनकी स्टोरी सुनते हैं और फिर हम आगे बिजनेस को और लैंग्वेज को जो है वो लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाइए। जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फरहान ये बताइएगा कि ये प्रोफेसर से ये जो बिजनेसमैन का सफर है, ये इसके दरमियान में क्या क्या चीजें आई, और आपने ये कैसे शुरू किया, और एज अ प्रोफेसर आप कब से काम कर रहे हैं, और फिर आपका अपना एक इंस्टीट्यूशन भी है जिसको आप लेके जो है वो चल रहे हैं, उस हवाले से भी जरा हमें बताइएगा। प्रोफेसर से बिजनेसमैन का जो सफर था उसके लिए सिर्फ कुछ फैसले रिक्वायर्ड थे, और वो फैसले काफी मुश्किल भी साबित हुए और मुश्किलात भी आई जिनको ऑफ कोर्स हमें फेस करना पड़ता है। सही। और ये जो स्टार्ट हुआ ये 2007 के अंदर, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय इंटरमीडिएट, और मेरे एक उसके प्रोफेसर थे, उनका नाम था मियां मोहम्मद इलियास। अच्छा। तो वो उस टाइम एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे थे। ही ऑफर्ड मी कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो बिल्कुल उनको पर्सनल ट्रेनिंग उनको चाहिए थी, तो उन्होंने कहा, क्योंकि आई वाज द पोजीशन होल्डर, तो उन्होंने कहा कि आप उनको पढ़ा दो। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जितनी देर मैं पढ़ता रहा थ्रू आउट लाइक टिल माई MBA MPhil, तो वो सब हमेशा टीचिंग से मैं कनेक्टेड रहा। और जब MPhil कंप्लीट हुआ देन आई ज्वाइंड दिस पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और वहाँ पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता रहा। सही। और उससे पहले आई आल्सो वर्कड इन अ बैंक राइट आफ्टर माई MBA। फिर उसके बाद ये टीचिंग प्रोफेशन चलता रहा। लेकिन कुछ फ्लॉज मुझे फील हुए जो मुझे लगा कि मैं अपने आप को एज अ प्रोफेसर अगर अपने आप को मैं देखूं तो वो चीजें मैं जो करना चाह रहा हूं या जो मेरा एम है, जो एक टीचिंग प्रोफेशन का जो एक एम है, वो मुझे लगा कि मैं उसको प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं कर पा रहा। स्टूडेंट आपको मान लेते थे कि आप प्रोफेसर हैं? जब शुरू हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल था, हाँ। लेकिन बाद में आसान हो गया, क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों की तरह चलते थे, तो चलता रहा उसमें। दे एक्सेप्टेड दैट लेटर ऑन। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप एज अ प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट्स को डील करते थे, तब कितना मुश्किल होता था या कितना आसान होता था? ये आपको आपका पैशन था या क्या था जिसको लेकर आपने जो है वो स्टार्ट किया? जैसे आपने बताया कि आप फर्स्ट ईयर से ही, जब आपकी फर्स्ट पोजीशन होल्डर आप रहे, तो वहीं से आपने जो है पढ़ाने का आगाज कर दिया था कि दूसरे बच्चे जो हैं वो इस चीज को आगे देखें, पढ़ें, आपसे सीखें, आपका क्या एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा है, इस तरह जो है वो होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि आपका वो एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा स्टूडेंट्स के साथ? मुझे लगता है कि आज मैंने जितना भी सीखा, जो भी कुछ हूँ और जितना भी कुछ मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया, समहाउ उसका कनेक्शन मेरे टीचिंग प्रोफेशन से लाजमी रहा। क्योंकि यहाँ पे आके जो कॉन्फिडेंस मैंने अपने आप में देखा और जो बिल्ड किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो मुझे लगता है कि सिर्फ एज अ स्टूडेंट मैं कभी अपने अंदर बिल्ड ना कर पाता। तो ऐसी बहुत सी चीजें मैंने देखी जो हुए यहाँ पे, और स्टूडेंट्स के साथ मेरी बॉन्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत स्ट्रांग रही हमेशा से, क्योंकि एक वो स्ट्रिक्ट फैक्टर कभी इंक्लूड हुआ नहीं। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स भी टीचर में अपना एक दोस्त देखना चाह रहे होते हैं, अपना एक ऐसा शख्स देखना चाह रहे होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को समझे और उसके मुताबिक लेकर चले, और उससे रिगार्डिंग पूरी कोशिश की गई हमेशा। सही। तो आपने जब अपना जो है टीचिंग करियर स्टार्ट किया, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए, आप खुद भी तो जाहिर स्टूडेंट ही थे, अभी तक आप जो है वो स्टूडेंट रहे हैं कुछ अर्सा पहले तक, तो आप क्या समझते हैं कि साथ साथ अपनी स्टडीज करना और साथ साथ जो है वो आगे भी लोगों को तालीम देना, ये कितना मुश्किल होता है? बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। अच्छा। इसलिए कि जब आपको पता होता है कि लोग आपको एज अ टीचर देख रहे हैं, तो आप जब सीखने जाते हैं तो आपका बिल्कुल आपका परसेप्शन बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि आप इसलिए सीख रहे होते हैं क्योंकि आपकी नीयत होती है कि अब आपने इसको सिखाना है आगे जाके। आप सिखाने की नीयत से जब सीखते हैं
तो बिल्कुल ही उसका जो एस्पेक्ट है वो बिल्कुल बदल जाता है आपके जहन में। और सेकंड ये कि जब आपने सिखाना है और उस नियत से जब आप सीखेंगे तो आप ज्यादा डेप्थ में जाते हैं, और जब आप डेप्थ में जाएंगे तभी आप सीखेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है इसके लिए। सही। तो अच्छा ये बताइएगा कि अभी आपने एमफिल कंप्लीट किया, बिजनेस आपने जो है वो पढ़ा, तो ये एकदम से जो बिजनेस के साथ आप एसोसिएट हो गए, ये क्यों और कैसे? बिजनेस के साथ एसोसिएट मुझे होना पड़ा क्योंकि जब मैं एज अ प्रोफेसर काम कर रहा था वहां पे मुझे फील होता था कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे कुछ फ्लॉज हैं। लाइक ऐसे कि हमारी जो चीजें जो सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा था, फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटिंग पढ़ाया करता था, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस वक्त हम लोग अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं आज भी उनको पेपर्स के ऊपर, और उनको बता रहे हैं कि आपको लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, डेबिट कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट कहाँ पे लिखना है, बट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट जो इसको पेपर बेस्ड कर रहे हैं। एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन कंप्यूटर। एंड सेकेंडली they offered me a computer subject as well to teach. कंप्यूटर में जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया at the graduation level, you won't even believe कि वहां पे आपके पास सारी हिस्ट्री मौजूद है कंप्यूटर से रिलेटेड, और ग्रेजुएशन में आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है। यानी वहां पे एक्सेल पढ़ाया जा रहा है, विंडो 98 पढ़ाया जा रहा है, which is totally obsolete. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सारी चीजें everything is related to the past, while education, the purpose of the education should be to learn more about present and to explore more about future. लेकिन हम लोग वो सारा पास्ट से रिगार्डिंग उसको कह रहे थे, और वो स्किल्स उनको दे नहीं पा रहे जो एक प्रोफेशन में आगे जाके उनको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। तो इस वजह से आई डिसाइडेड कि यार मैं ये इस प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। आपका कहने का मकसद ये तो नहीं कि किताबी बातें डिफरेंट होती हैं और प्रोफेशन जो है वो डिफरेंट होता है। जब आप अपने प्रोफेशन में आते हैं तो कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस करने से आती हैं, जो आपको किताब नहीं सिखाती। किताब आपको जो है वो 1-to-1 जो है वो सिखा देगी कि ये इसकी लाइन एंड लेंथ है, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस आपको आपकी लाइफ में जो है वो बिजनेस करने के बाद आएगा, वो तो किताब में नहीं लिखा हुआ। देखिए जो बिजनेस आपने करना है वो तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। आपकी जितनी भी बिजनेस के अंदर, और बिजनेस इवॉल्व होता है एवरी सिंगल डे, जो चीजें आपने बिजनेस के अंदर करनी है वो आपको कहीं पढ़ाई नहीं जाती। उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आज के दौर के अंदर जो सब चीजें लेटेस्ट चल रही हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया चल रहा है, आपके पास वेबसाइट है, ये सब चीजें हमारे इवन लाइक इफ यू टॉक अबाउट एमबीए, अब उसके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अगेन एमबीए भी सारा आपका हिस्ट्री बेस्ड है। सेकेंड, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कितना मुश्किल है आपके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना। सॉरी मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ आपका। जी अब मतलब जो भी कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे आप अपने बिजनेस को जो है वो लेके चलना चाह रहे हैं, तो हर चीज लिखी पढ़ी तो नहीं आपको मिलेगी। बिल्कुल जाहिरी बात है, आपको कुछ जो है वो एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस करने के बाद जो बंदा समझता है कि यार मैंने यहाँ पर जो है वो गलती की, अब मुझे आगे ये गलती नहीं करनी, ये किताब में तो नहीं लिखा। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि जो आप पढ़ा रहे थे वो डिफरेंट था और जिंदगी का तजर्बा डिफरेंट होता है? जिंदगी का तजर्बा बे इंतहा मुख्तलिफ है। इसकी सबसे पहली एग्जांपल जब मैंने ये रियलाइज किया वो यहाँ से किया कि मैं इंटरमीडिएट में मैंने पोजीशन ली, ग्रेजुएशन में मैंने पोजीशन ली, और उसके बाद जब मैंने एमबीए कंप्लीट किया और मैं अपने बैंक इंटरव्यू में गया, सैलरी दे वर ऑफरिंग मी, वो मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी कम। और मैंने उनसे कहा सर मैं टॉपर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा वो आपकी जो एजुकेशन फील्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो आपकी जितनी स्किल्स थी वो यहाँ पे यूज होनी नहीं है। अब उस टाइम बंदा कैसे डैमेज हो जाता ना एकदम से कि इतना पढ़ के मैं एक टॉपर रहा हूँ और मैंने जो है वो टॉप किया, इतने सारे नंबर्स लिए, और मुझे आज इस चीज का कोई फायदा नहीं है। मतलब मेरी सैलरी में भी वो इंक्लूड नहीं है, किसी चीज में भी नहीं। एक बंदे ने मुझे सिंपल सा कह दिया कि जी वो तो डिफरेंट चीज है, आप टॉपर रहे तो क्या हुआ। अब मेरे पास 300 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन मुझे उनका क्या फायदा है। मेरे पास 2 गोल्ड मेडल हैं, मुझे उनका क्या फायदा है? बिल्कुल कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जहां चीज लेके जाऊंगी उस चीज का मुझे उसका कोई फायदा नहीं। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, आई फील प्राउड माई सेल्फ इन माई सेल्फ, इसके दूसरे बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारे पाकिस्तान का अलमिया है कि जो टॉपर्स है, जो कोई काम करना चाहते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके लिए जगह नहीं है। कहाँ जाते हैं ये टॉपर्स? बल्कि ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप देखें हर साल आपके मैट्रिक में, इंटरमीडिएट के अंदर टॉपर्स, लेकिन वो बाद में कहाँ गायब हो जाते हैं। या तो फिर आप उनको बताएं कि ये बिल्कुल वो सक्सेसफुल होते हैं और वो आपके रोल मॉडल बनते हैं, और लोगों को नजर आए कि यार आप अगर ये देखें कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है पढ़ाई से, बिल्कुल वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको नजर नहीं आ रहा कि इसका एक्चुअल बेनिफिट होगा क्या। अगर इतना पढ़ने के बाद भी आपको 30,000 सैलरी मिलनी है तो वो वहां आके बंदा जब वो डंप हो जाता है कि शायद 30,000 भी आपने डबल फिगर बता दी है, दे यूजुअली ऑफर विद 18 to 20 एंड ऑल। अच्छा,
ये स्टार्टिंग है जी बिल्कुल. मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBA, तो वो दिस इज द फिगर दैट दे ऑफर यू. MBA मींस लाइक योर मास्टर्स, दिस इज द फिगर दे ऑफर यू इनिशियली. यहाँ से ये स्टार्ट करें. दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. या आई मीन लाइक दिस इज द फिगर दे वुड ऑफर. और आपको सबसे पहले जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, दैट इज जस्ट द की टू एंटर इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ. You need to prove it by speaking. You need to prove it by taking, like strong and like very effective decisions. और ये दो चीजें तो हमें पढ़ाई नहीं गई हैं. अब एक छोटी सी एग्जांपल है. हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बेस कर रहा है रीडिंग के ऊपर और राइटिंग के ऊपर. आप मुझे ये बताइए कि आप एक छोटे से इंटरव्यू के अंदर जब जाते हैं, क्या होता है कि वहां पे क्या आपको क्वेश्चनेयर दे देते हैं और उसके लिए आपको एक बुक दे देते हैं कि आप पूरी बुक को पढ़ें और उसको लिख कर याद करके आएं और अगले दिन आकर आपने उस पर लिखना है. कभी ऐसा नहीं होता. इट्स गोइंग टू बी अ कम्युनिकेशन, अ कन्वर्सेशन. और वो कन्वर्सेशन हमारे एजुकेशनल पार्ट के अंदर है ही नहीं, इंक्लूडेड ही नहीं. आई मीन आप ये देखें, आपकी जो कन्वर्सेशन है, जैसे अभी कल आपने देखा होगा कि तभी इंटरव्यू में बहुत से लोग जो है वो नहीं आगे बढ़ पाते. बिल्कुल ऐसे ही है. रिटर्न आप उनको दे दें, MCQs दे दें, कुछ दे दें, वो फिल कर देंगे. लेकिन जहां आपके जो है वो 1-to-1 बात आ जाएगी, वहां आकर जो है वो सारा एक्सपीरियंस, सारा पढ़ा लिखा पन, सारा कुछ जो है, सारी आपकी डिग्रीज जो है वो साइड पर हो जाएंगी. बिल्कुल साइड पे हो जाती है, क्योंकि वो तो सीखा ही नहीं, कम्युनिकेशन पे काम किया नहीं गया. और सेकंड, मैं आपको बता रहा था कि डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम नहीं किया गया. सही. डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक डिसीजन. लेकिन हमारे इवन टिल मास्टर्स आप ये देखें कि बच्चों से इंटरमीडिएट के बाद लोग, मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमने इंटरमीडिएट कर लिया, आगे क्या करें? आगे क्या? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और आपको और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दे स्टार्ट देयर ग्रेजुएशन, एनी स्पेसिफिक डिग्री इन ग्रेजुएशन, तो वो कहते हैं जी मामू ने ये कह दिया था, चाचू ने ये कह दिया था. ये बड़ा पाकिस्तान का मसला है. टू टेक डिसीजन. आप अपने आप को रियलाइज करो कि आपके अंदर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके थ्रेट्स क्या है, आप किस चीज को लेकर ज्यादा अपने पूरी डेडिकेशन के साथ आप अपनी पढ़ाई. बाबा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मामा चाहती हैं कि आप बैंकर बन जाएं, भाई चाहते हैं कि आप पायलट बन जाएं, बहन चाहती हैं कि आप जो है वो कुछ और कर लें. तो फिर आप एक मिक्सचर निकलते हैं बस. हाँ, फिर क्या करते हैं? फिर आप तो एक कॉकटेल बन के रह गए ना, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी कुछ, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते. तो आप क्या समझते हैं कि एक स्टूडेंट को ये हक होना चाहिए कि वो जो खुद करना चाहता है, जो वो पढ़ाई खुद शौक से करना चाहता है, उसको वो पढ़ना चाहिए? जी जरूर होना चाहिए. मेरा ख्याल है कि उसको वो काम जिसके अंदर उसका दिल है, उसके अंदर उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए फैमिली को, और इवन उसके टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए. ये नहीं कि यार हमें ये लग रहा है कि यार इसको ये कर लेना चाहिए. हो सकता है कि जो हमें लग रहा है वो उसकी इंट्यूशन ना हो, वो कुछ और करना चाह रहा हो. ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको भी लग रहा हो और उसको भी लग रहा हो कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे भी ये ठीक लग रहा है. बिल्कुल ठीक है. एक और अभी हमने बात की कि जो एक टॉपर्स होते हैं और उसके बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं. देखिए हमारा एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक और फ्लॉ ये मौजूद है कि हम लोग कहते हैं कि हमें वी हैव टू बी द टॉपर, वी हैव टू बी ऑन द टॉप 10 ऑफ द क्लास. अब कैसे पॉसिबल है? व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 90 स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द क्लास? वो कैसे होगा? हमें ये पता है कि सक्सेस रेशो या किसी भी फील्ड के अंदर आप देख लें तो वो 1% है. आई मीन अगर हम एक क्लास के अंदर बात करते हैं, ऑफ कोर्स टॉपर एक होगा. इवन इफ यू टॉक अबाउट द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस, तो वो बिजनेस एक होगा, बिजनेसमैन एक होगा. आई मीन द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि 500 लोगों के एक जितने अमाउंट है. ऑफ कोर्स एक होगा जो वुड बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. 1% इज द सक्सेस रेशियो. एंड व्हाट अबाउट अदर्स? आई मीन हम उनको ये सिखा देते हैं कि फेल नहीं होना. फेल होने में क्या बुराई है? आई मीन आपके साल जाया होंगे, वो आई एम नॉट एनकरेजिंग कि आप फेल हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर नहीं है, अगर आप एक एवरेज भी हैं तो ठीक है, दैट्स फाइन, वी शुड एक्सेप्ट इट. तो एवरी टाइम इट्स नॉट लाइक कि आप कम से कम एक ट्राई तो करें, आप अपनी उसकी फील्ड में उसको रहने तो दें. अगर वो उस फील्ड में अपने पैशन के अकॉर्डिंगली वो चल रहा है और 1-2 साल लेट्स सपोज अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त हमें भी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, तो उसको ये कर लेने दें. और फेल होना कोई बुराई नहीं है. हम आपके पेरेंट्स ने आपको कितना एनकरेज किया और आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप क्या बने और आप खुद क्या बनना चाहते थे? मैं खुद तो एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि ऑफ कोर्स एक आपकी फैमिली आपको देखती है कि आपको पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है और वो एजुकेशन जब कंप्लीट होगी उसके बाद जाकर आप कुछ आगे फर्दर करेंगे. क्रिकेटर बनना चाहते थे आप? जी ऑफ कोर्स, लाइक दैट्स द ओनली पैशन आई बिलीव एवरी यंगस्टर हैव नाउडेज. किससे इंस्पायर्ड थे? आई वाजंट इंस्पायर्ड एनीवन विद एनीवन, लेकिन वो सिर्फ ये था कि मतलब अच्छा लगता था खेलना. और मैट्रिक के अंदर तो बिल्कुल ही पूरे नंबरों से पास हुए क्योंकि सारा ध्यान ही खेल की तरफ था.
اور اس کے بعد جب پش کیا گیا کہ نہیں اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو پھر اس کے بعد 100% پڑھائی کی طرف آ گئے. اچھا صحیح ہے. تو آپ کرکٹر بننا چاہتے تھے لیکن آپ ایک پروفیسر بھی رہے, آپ ایک بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں, آج آپ لینگویج ٹرینر بھی ہیں, تو یہ سب کچھ بن کر کیسا فیل کرتے ہیں؟ کورس اچھا لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے کہیں کہیں کمی ہے. کمی یہ ہے کہ ابھی اٹس جسٹ دا بگننگ. آئی مین دیر از سو مچ کرنٹ انسائیڈ می, آئی فیل دیٹ جس کے اوپر کام کر کے ابھی بہت آگے جانا ہے. ابھی اٹس جسٹ دا بگننگ. تو بگننگ کے اوپر بھی یہاں تک اگر ہیں تو لائک آئی بلیو اٹس ریئلی گڈ. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ اپنا شوق آگے جا کے بھی پورا کر سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ایسا؟ آئی مین ناٹ دا کرکٹ ون, لیکن اور جتنے اب پیشن اس وقت اپنے اندر ہیں فیلڈ سے ریگارڈنگ لائک بلڈنگ اے نیشن. گھر والے کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنے؟ گھر والوں کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ فیملی زیادہ بزنس کی طرف سے تھے تو دے وانٹیڈ می ٹو ڈو دا بزنس, لیکن ایونچولی لائک ود دا پیسج آف ٹائم اس طرف آئی گئے. اچھا, بزنس کنسلٹیشن کتنا مشکل ہے؟ آپ ایک بزنس اسٹڈیز جب کرتے ہیں اور ایک بزنس کو لے کے چلتے ہیں, دونوں میں کیا فرق ہے؟ بزنس کنسلٹیشن از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ, کیونکہ اس کے اندر آپ پاسٹ کی بات نہیں کر سکتے. اس کے اندر آپ کو وہ بتانا ہے جو ابھی ہو سکتا ہے اور جو آگے جا کے چلے گا. ٹھیک ہے. اور جو بزنس اسٹڈیز ہیں جو ہم لوگ کر کے آئے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک تھوڑا سا ویژن دیتے ہیں, آپ ایکسپلور کرتے ہیں کہ کس کس طرح سے لوگوں نے کام کیا, کس کس طرح سے کمپنیز بلڈ ہوئی, اینڈ وی لرن دوز ایکسپیرینسز اینڈ وی اپلائی دوز ایکسپیرینسز انٹو دی کرنٹ سچویشن. تو وہ ایک ٹوٹلی تھوڑا سا ڈفرنٹ چیز اس کانٹیکس میں ہے کہ آپ کے پاس اسٹریٹجیز شاید وہی ہیں لیکن اس کے ٹولز ڈفرنٹ ہیں, اور ہر ٹائم اس کی نیڈ ڈفرنٹ ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ ڈفرنٹ ہے, آپ کو اس کے اکارڈنگلی بلڈ کرنی پڑتی ہیں چیزیں. سو دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے اسٹوڈینٹس جو آنا چاہتے ہیں بزنس کنسلٹیشن میں, بزنس پڑھنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ پوائنٹس جو آپ کے ذہن میں ہوں آپ سمجھانا چاہیں کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ دھیان رکھیں؟ سب سے پہلی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ بزنس آپ سٹارٹ کرتے کیوں نہیں ہیں, اس کی 2 وجہ ہیں. نمبر 1, ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہماری پوری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو, اور جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد ہم لوگ کہیں جائیں گے, جاب کریں گے اور جاب سے پیسہ کمائیں گے. پاکستان کے اسٹوڈینٹس زیادہ تر جابس پہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھ لکھ کے جاب کرنی ہے, یہ کیا وجوہات ہے؟ اس کو ٹرین ایسے کیا جا رہا ہے. آپ کے ٹیچرز, آپ کے انسٹیٹیوشنز آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کا یہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے جاب کرنی ہے. آئی مین اگر آپ کو بزنس کرنا ہوگا تو بزنس کے اندر جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ڈگریز کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے, جب آپ بزنس کی بات کرتے ہیں تب تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں. آپ کے پاس HR سے ریلیٹڈ آپ کو ڈگری موجود ہے, سیلز سے ریگارڈنگ ہے, مارکیٹنگ سے ریگارڈنگ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس فیلڈ میں جا کے جاب کریں گے. تو وہ بزنس خود اپنا بلڈ کرنا, وہ تو پھر ان سب چیزوں کو اس کا ایک پیک بنتا ہے, پورا ان سب چیزوں کا ایک باکس ہے جس کو آپ لے کے چلتے ہیں آگے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ کن چیزوں کا دھیان رکھیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بزنس شروع کرنے کی کوئی ایج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیورنگ اسٹڈیز مجھے لگتا ہے جیسے بھی ہم نے بات کی کہ ٹاپر تو آف کورس 1-2 ہیں, اور فار دا ریسٹ آف دا اسٹوڈینٹس اگر آپ کو اس کے اندر لیٹس سپوز انٹرسٹ نہیں ہے اتنا زیادہ اسٹڈیز کے اندر, اور اگر آپ کا مائنڈ بزنس کی طرف ہے, ڈو ناٹ بی افریڈ آف کیپٹل, ڈو ناٹ بی افریڈ آف گیٹنگ فیلڈ. سمپل یہ کام ہے کہ آپ ویٹ نہ کریں کہ جب میری ڈگریز کمپلیٹ ہوں گی اس کے بعد میں جاب کروں گا اور اس کے بعد جا کے بزنس اسٹارٹ کروں گا. یو کین اسٹارٹ اٹ رائٹ ناؤ. آئی مین ایون اف یو آر ان انٹرمیڈیٹ گریجویشن, آج کل تو بہت آسان ہے. بلکہ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد اپنے بزنس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں, اور جب تک آپ MPhil کریں گے, PhD کریں گے, یا اپنے بزنس فیلڈ میں جس میں بھی جانا چاہیں گے, جو بھی اپنی ڈگری لینا چاہتے ہیں, جب تک آپ جائیں گے تب تک تو آپ پرفیکٹ بزنس مین بن چکے ہوں گے. یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل, اور آپ سیکھ چکے ہوں گے. دیکھیں ہمارے یہاں 40s کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کون سا بزنس کرنا ہے. بالکل, اور جو آرام کرنے کی عمر ہے اس میں کام کیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس ٹائم آپ کے پاس فیل ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے, ناکام ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں فیملی کی طرف سے, آپ کی اپنے, اب آپ خود ایک تھوڑا سا رسپانسبل سٹیزن ہیں. اب آپ وہ نہیں کر سکتے کہ لائک ٹو بورو دا اماؤنٹ اور مائٹ بی آپ بینکرپٹ ہو کے بیٹھ جائیں اسٹیج کے اندر, وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اسٹارٹنگ میں آپ ایک چھوٹے پیسے سے بزنس کریں گے, لاس ہو جائے گا, کتنا ہوگا, بلینز ٹریلینز میں تو نہیں جائے گا. بہت چھوٹا جتنے لیول کا بزنس آپ کا ہے وہ آپ کو اتنا ہی ہوگا, اور مائٹ بھی آپ اپنی پاکٹ منی سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بزنس ہی کیا جس میں لاس نہ ہو. جی بالکل, لاس تو کرنا پڑتا ہے نا, لاس ہوگا تبھی ہم سیکھیں گے, کیونکہ آپ ایوری ٹائم اف یو آر گیٹنگ پروفٹ, ٹرسٹ می, یو آر ناٹ لرننگ اینی تھنگ. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹارٹ جب آپ بزنس کریں تو یہ سوچ کے مت کریں کہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہونا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ جو ہے وہ اس میں کتنا گڑ ڈال سکتے ہیں اور کتنا میٹھا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ ابھی اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں انیشیلی, دیکھیں فیوچر کا صرف اللہ کو پتا ہے, لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ انیشیٹو لیں, آپ اس کام کو کریں. بزنس آپ کو پتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ
even they start their businesses with 50-60 lakh rupees or might be with billions. At the end it fails. क्योंकि business it's not about only money और वो एक team building. business एक पूरी science है जिसको सीखना पड़ता है, और वो सीखेंगे तभी when you will jump into the ocean. आप बाहर किनारे पे खड़े होकर और जितनी मर्जी किताबें पढ़ के आपको बिजनेस करना नहीं आएगा, आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. तो जब आप एक्सपीरियंस करेंगे आप देखेंगे कि यार जो आप एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं वो कहीं पे लिखा ही नहीं था, और शायद आपको किसी ने बताया भी नहीं था. और जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो तो वैसे ही नहीं बताते कि क्या स्ट्रैटेजीज थी, किस तरह से उन्होंने काम किया. तो वो ये भी एक है. अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी. हमारे जो ये यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तो कहते हैं कि हम जो है वो आईकॉम कर लिया हमने, अब हमने बस काफी हमारी जो है वो तालीम होगी, आगे भी हम अपनी तालीम जारी रखेंगे, लेकिन हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं. रातों रात ऑनलाइन पैसे कमाने के ऐसे ऐसे बिजनेस आ गए हैं कि जो है वो दिन रात जो है उस पर कमाई हो रही है, पैसे कमाए जा रहे हैं. तो आप क्या कहते हैं, ये कैसा बिजनेस है? देखिए, ओवरनाइट सक्सेस नहीं सोचनी चाहिए. वो ओवरनाइट सक्सेस ओवरनाइट ही खत्म होती है. आपको उसके ऊपर एक स्टैंड करना पड़ता है. ठीक है, करना जरूर चाहिए. अगर आपके पास कोई सोर्सेज हैं, जब आप इंटरमीडिएट में हैं तो ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स, लाइक दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रोइंग, कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं. तो अगर आप उनका सहारा जितनी जल्दी बन सकते हैं तो ये उतना बेहतर है. तो इसमें क्या बुराई है? अगर आप वी आर कंसिडरिंग कि अगर आप एवरेज हैं अपनी स्टडीज के अंदर और साथ आप एक एवरेज बिजनेसमैन भी बन जाते हैं, दैट्स फाइन. इट्स रियली गुड कि अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें. अर्निंग तो आपको जहां से भी हो अच्छी, आप जो है वो बेहतर तरीके से अपने आप को जो है वो एज अ बिजनेसमैन जो है वो शो कर सकते हैं. और आप ये देखेंगे जो सक्सेसफुल नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, आप उसके अंदर देखेंगे कि जैसे ही वो थोड़े से मैच्योर होते हैं, सेंसिबल होते हैं, जो स्टार्ट वर्किंग, किस तरह का काम किया जा रहा है वो नहीं देखा जा रहा, क्योंकि शुरू में सीखना जरूरी है. एंड दे स्टार्ट मेकिंग मनी एंड दे स्टार्ट लिविंग देयर लाइफ ऑन देयर ओन, बजाय इसके कि पेरेंट्स से पैसा मांगे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक दोस्त है, उसकी फैमिली अमेरिका में है. मैंने कहा यार इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी ओवर हियर, और उसके बाद आपको अपनी फैमिली को भेजना होगा. He said, मुझे क्यों भेजना होगा? दे आर ऑन देयर ओन. आई मीन जो उसका बेटा है, 2 बेटे हैं, दोनों ही बेटे, उसने कहा वो कहीं जॉब कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, छोटी लेवल की जॉब है, आई मीन मैकडोनल्ड टाइप की जॉब होगी, लेकिन दे आर डूइंग इट. तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अर्ली अर्निंग भी स्टार्ट कर लेते हैं. यू टेस्ट इट कि लाइफ होनी कैसे आगे, क्योंकि आगे जाके लाइफ के अंदर आपने बिल्कुल ठीक बात की कि हम पहले तालीम कंप्लीट करते हैं, जितने साल हम वो तालीम कंप्लीट करने में लगा देते हैं, उसके बाद जाके कहीं बिजनेस करने का सोचते हैं. वही उम्र अब शादी की है, वही उम्र अब बिजनेस स्टार्ट करने की है. तो आप फिर वो अपनी जो एक मैरिड लाइफ है उसको कैसे सेटल करेंगे जब अभी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है? फिर आपको अगले 10 साल चाहिए इस चीज के लिए. तो ये बहुत बेस्ट है कि आप जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो अपनी उम्र का एक जो आपका सिनेरियो है आप चूज करते हो, वो ये बेस्ट है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद जो है वो अपना एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें. कुछ भी, वट एवर यू डू, आप जो भी करना चाहते हैं, आपका जो भी लाइकिंग या डिसलाइकिंग, जो भी आपकी चीजें हैं जो आप लेकर आगे चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते हैं, उन पर फोकस तो करें. उन्हें देखें तो सही कि आपने आगे क्या करना है, ताकि जब तक आपकी स्टडीज कंप्लीट हो तब तक आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन चुके हो. बहुत मुझे आपकी बात अच्छी लगी, और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि फिर ही हम जो है वो ये कह सकेंगे कि हमारे पाकिस्तान की मईशत आज जहां पर हम जहां स्टैंड कर रहे हैं वहां क्यों स्टैंड कर रहे हैं. इसीलिए कि यहाँ पे सारी तालीम हासिल करने के बाद सोचा जाता है कि अब क्या किया जाए. फिर माँ बाप भी ये सोच रहे होते हैं, अच्छा बेटे को ये पैसे जो है वो इन्वेस्ट करके ये बिजनेस करवा देते हैं, साथ ही शादी भी कर देते हैं, साथ ही बिजनेस भी चल रहा होता है. अब वो बिजनेस में लॉस तो होना ही होना है. अब जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लॉस हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, वो भी डिस्टर्ब, आप भी डिस्टर्ब, और आपका बिजनेस भी डिस्टर्ब. ये हो रहा है आज. एग्जैक्टली. तो ये इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एकदम देखिए, जैसे आपने बात की कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने एकदम उसके सर के ऊपर रख दी हैं. कि अब आपका बिजनेस भी चल रहा है, जॉब भी आपने छोड़ दी है, लेट्स सपोज, और शादी भी हो गई है. आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपके सर के ऊपर खड़ी हैं. अब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब आप इससे बखूबी बाहर निकलें. और हर कोई नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता. तो आप उसको ये करें, बिल्कुल आप उसको ये करें. अच्छा, एक और चीज, शादी है तो उससे पहले ऑफ कोर्स कोई जॉब तो होगी. मुझे ये लगता है कि जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं, मैंने देखा है लोग अपनी पूरी जिंदगी एक जॉब के पीछे अपनी वेस्ट कर देते हैं. या अपनी आप यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. इसका मतलब ये है कि जब आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करें. आप एक गाड़ी भी जब चलाते हैं तो आपके पास अगर पीछे स्टेपनी मौजूद नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आप एक अच्छे ड्राइवर होंगे. और बिजनेस का मतलब हरगिज ये नहीं है जो हम लोग समझते हैं कि बिजनेस का मतलब एक बहुत डेवलप्ड बिजनेस और बड़ा, आपको पहले दिन आपको पता चलेगा कि आपके पास गाड़ी है और आपके पास बहुत एक आलीशान आपके पास ऑफिस मौजूद है. ऐसा नहीं होगा. स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच.
जॉब के साथ भी आप कोई अपना बिजनेस शुरू करें जिसको लेट्स सपोज आप 1 घंटा 2 घंटे दिन में देना स्टार्ट करें. वो टाइम जो आप अपने दोस्तों के साथ जाया कर रहे हैं हम लोग, या वो टाइम जो हम लोग लेट्स सपोज मूवीज देखकर जाया कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा यूटिलाइज अगर करना स्टार्ट करें, आप देखेंगे 3-4 साल अगर वो बिजनेस आपका सर्वाइव कर जाता है विद माइट बी 0 ओवरहेड, आप देखेंगे कि उसके बाद आप यू विल बी फोर्स्ड के यार फ्रॉम इंटरनली कि नाउ आई शुड क्विट माई जॉब और मैं अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दूं, क्योंकि उसने कुछ ना जॉब कुछ का तो earn कोई करना भरोसा start नहीं कर है ना, किसी भी वक्त आपकी जॉब जो है वो आपसे ली जा सकती है, आप छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. लेकिन बिजनेस तो आपका अपना है, जिसमें आपने जितना आप टाइम देंगे और जितना गुड़ डालते जाएंगे वो बेहतर से बेहतरीन तरीन जो है वो होता चला जाएगा. जैसे देखिए आप जॉब के अंदर आपको आप माइट बी आफ्टर सर्विंग 10 ईयर 14 ईयर दे विल से नो सडनली. और बिजनेस में अगर आप ये कहते हैं कि आपको लॉस भी हो रहा है, स्टिल आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स गोना पे यू ऑफ. अगेन फॉर इंस्टेंस आजकल अभी आप देखें कि जैसे कोरोना सिचुएशन है, इंस्टीट्यूट जैसे मैंने आपको बताया कि वो साइफ ट्रेनिंग्स हमारा चल रहा है. हाँ. पूरा साल हो गया है कि वो साइफ ट्रेनिंग्स के अंदर हम क्लासेस कंडक्ट नहीं कर रहे. आपका ये ऑनलाइन है? या ऑनलाइन है, बट ऑफ कोर्स वी डू हैव एन ऑफिस. और उस ऑफिस के अंदर वो उस तरह से मतलब काम चल भी रहा है, लेकिन जो क्लासेस कंडक्ट कर रहे थे वी आर नॉट कंडक्टिंग दोज क्लासेस. सही. सो वी कैन से आउट ऑफ दीज 2 विंडोज, इन कैंपस क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस, 1 विंडो इज नॉट पेइंग अस एट ऑल. हमें जो आपके पास क्लासेस हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक, लेकिन स्टिल वी आर पेइंग रेंट एवरी सिंगल मंथ फॉर दैट, जस्ट बिकॉज वी नीड टू एग्जिस्ट इनटू द मार्केट. तो आपको बेसिक लॉस हो रहा है. देखिए अल्लाह ताला ने कहा है कि कारोबार के अंदर 90% बरकत उन्होंने कारोबार में रख दी है. यू विल फील इट कि आपको यहाँ से अगर आप अर्न नहीं कर रहे, कोई दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा जहाँ से आप अर्न कर लेंगे. मकसद ये है कि यू जस्ट सिंपली हैव टू स्टैंड एंड एग्जिस्ट इनटू द मार्केट. People will come to you along with the opportunities and along with the money making possibilities. आपको सिर्फ एग्जिस्ट करना पड़ेगा मार्केट में. बिल्कुल. और उसके लिए इट नीड्स द एज ऑफ द बिजनेस, और वो एज बिल्ड होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. एज कभी ओवरनाइट बिल्ड नहीं हो सकती. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा ये बताइएगा फरहान कि आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप आइल्स भी करवा रहे हैं, ये कितना जरूरी है? जिन्होंने बाहर जाना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है. लेकिन इन पाकिस्तान हम देखते हैं, और ये आपने कल सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल वीडियो भी देखी कि जिसमें जो है वो उस बेचारे को इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है. तो ये हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड बन चुका है, बहुत से हमारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो फ्लोरेंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, हालांकि उन्होंने पढ़ी है, लिखी है, सब कुछ है, बट वो नहीं बोल सकते. तो आइल्स करने के लिए क्या किन किन चीजों की जरूरत होती है? कौन लोग आइल्स कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं? ये कितना जरूरी है? सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाने वालों के लिए ही जरूरी है, या पाकिस्तान में भी जो लोग अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है? ये जरा बताइएगा. सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इंग्लिश सीखने के लिए आइल्स जरूरी नहीं है. सही. अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो आपको आइल्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आइल्स इज एन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. वो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड है आपको. आपकी कंट्री में अगर आपको लेट्स सपोज यहाँ पे इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, उसके लिए सिंपल चीज ये है, जस्ट माइट बी ज्वाइन एनी स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन कोर्सेज, दैट्स गोना हेल्प यू आउट. सेकेंडली, जैसे आपने बात की वो वायरल वीडियो के बारे में, मुझे ये बताइए कि वो जो एक मैनेजर है उसकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं तो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या मास्टर्स तो होगी. कितनी होगी? सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि इतनी एजुकेशन के बावजूद देयर आर पीपल हु आर अनएबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. इसके लिए आप सिर्फ उस मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते. सही. इसके लिए पूरा सिस्टम है. आपका कौन से, मुझे ये बताइए, मैट्रिक के बाद आपके पास कब उर्दू के अंदर सब कुछ मौजूद है, इंग्लिश के अंदर मौजूद है, बुक्स आपकी बिजनेस बुक्स सारी आपकी इंग्लिश में मौजूद है. आपके पास, आपने 16 साल एक एजुकेशन दी है एक बच्चे को, एंड ही इज अनएबल टू कम्युनिकेट. वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि वो रीडिंग और राइटिंग पे फोकस है. पूरा साल आपने पढ़ना है और उसके बाद आपने एग्जाम में जाके लिखना है, जबकि आपकी जॉब में रिक्वायर्ड है अगेन आपकी स्पीकिंग. तो इसका मतलब कि सबसे पहला फ्लो, मुझे ये नहीं लग रहा कि वो मैनेजर की गलती है या वो लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो तो गलत बात है, दैट इज अगेंस्ट द मोरालिटी. लेकिन बात ये है कि आप उस बंदे का मजाक उड़ा रहे हैं, उससे पहले आप ये समझें कि आप इंस्टीट्यूशन उसके रिस्पॉन्सिबल हैं. बिल्कुल सही. आप यकीन कीजिए, I mean, we are running that institution. We have experienced that. There are so many people who have completed their even doctorate degrees, who have completed their engineering, lawyers, so many degrees.
After that they come to learn English. What is the purpose? क्योंकि उन्होंने वहां पे सीखा नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया नहीं गया. और इसका मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं है, आपको उर्दू भी बोलना नहीं सिखाया गया. उर्दू भी नहीं. क्लास के अंदर जब आप बैठे हैं वहां पे आपको इंस्ट्रक्टर आपको बिल्कुल बात करने की इजाजत नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे तो लेक्चर डिलीवर करना है, और अगर आप बात करेंगे इवन मुझसे बात करेंगे नहीं होगा. फैमिली में जब आप जा रहे हैं तो फैमिली में आपको कहा जा रहा है आप छोटे हैं, बात नहीं गिराएं, आपको वहां पे बात करने की इजाजत नहीं है. आपको जब आप किसी से बात कर रहे हैं उस वक्त आपके पास कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट आपको ऑब्जर्व करने के लिए, आपका कोई सीनियर वहां पे मौजूद नहीं है. इसका मतलब है कम्युनिकेशन को तो बिल्कुल ही मिस कर दिया हमने. मिस कर दिया. सेकंड, इसकी एक और भी अप्रोच है, मैं आपको वो बताता हूँ. देखें, ये भी होता है कि अगर उस बंदे ने 3 दफा एक स्पोकन इंग्लिश का या कम्युनिकेशन का कोर्स लिया है जो कि 6 मंथ की ड्यूरेशन पे था, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है अगेन? क्या वो बंदा खुद रिस्पॉन्सिबल है? देखें, एक कोर्स को 3 दफा अटेंड करने के बाद, 1.5 साल पढ़ने के बाद वो इतना तो काबिल हो जाना चाहिए कि वो एक सेंटेंस उसको बोल सके. आई एम नॉट सेइंग कि वो दैट्स टोटली ट्रू, रिस्पॉन्सिबल आर द इंस्टीट्यूशंस एज वेल, कि जहां पे आप ये देखेंगे कि यार आपको, हमारे यहाँ पे इंग्लिश को उर्दू में पढ़ाया जाता है और उर्दू को पंजाबी में पढ़ाया जाता है. सही. अब आप इंग्लिश को उर्दू में पढ़ा के और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ही शुड बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, वो नहीं होगा. अच्छा, अब अगर उसने वहां पे क्लासेस ली, मुझे ये लगता है कि कहीं थोड़ी सी गलती उस मैनेजर की भी मौजूद है. नंबर 1 क्वेश्चन, if he has taken that communication course 3 times and the duration of the course was 6 months, क्या आपने डेडिकेशन के साथ काम नहीं किया? Who was paying for that course? अगर तो ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही थी तो फिर एक दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि एम्प्लॉइज ये भी करते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन पे करती है आपके किसी कोर्सेज की, आपकी ट्रेनिंग की, दे ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड. सही, ऐसा ही. क्या उसने फॉर ग्रांटेड लिया? वो भी रिस्पॉन्सिबल उस चीज के लिए हो सकता है. अगर उसने खुद पे किया और वो अपनी क्लासेस में जाके बैठा, तो इसका मतलब है कि वो जो इंस्टीट्यूट जहां पे वो क्लासेस, वो उसने 3 दफा उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया, ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट से भी क्वेश्चन रेज होता है, हाउ कम यू प्रोवाइड हिम द सर्टिफिकेट, हाउ इज दैट पॉसिबल? आई मीन 3 दफा उसने कंप्लीट किया, स्टिल इज अनएबल टू कम्युनिकेट. आपको बताइए, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐसे भी मिल जाते हैं. सर्टिफिकेट के लिए सारी दौड़ होती है यहाँ पे, लर्निंग के लिए और एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए, विजन के लिए तो काम नहीं हो रहा, उस पीस ऑफ पेपर के लिए काम हो रहा है. यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है वो हम अब तक जो है वहां सरवाइव कर रहे हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए था. बिल्कुल, हम यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ से बहुत आगे हमारी मंजिल थी, लेकिन हमने क्या किया कि हम वहीं रुक गए. हमने अपने आप को वहीं रोक लिया. हमने अपनी जो मुस्तकबिल है वो बाहर के ममालिक में देखना शुरू कर दिया. इन पाकिस्तान हमें हमारा मुस्तकबिल जो है वो तारीक नजर आना शुरू हो गया. उसकी वजूहात क्या थी कि एक तो रियासत ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो उस तरीके से नहीं निभाई जिस तरह निभानी चाहिए. एक हम खुद भी इतने लेजी हैं अपनी हर चीज में, पढ़ाई हो, सीखना हो, सिखाना हो, हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं, हमें कुछ नहीं सीखना चाहिए, जबकि लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता. और ये जो है वो हमेशा जिसके साथ जारी रहता है या जो अपने साथ इसको जारी रखता है वो सीखता रहता है, काम करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है. जिसने इस प्रोसेस को जो है वो रोक दिया, बस वो वहीं पर उसका जो है वो दी एंड हो गया. ये चीज समझने की जरूरत है जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं समझते. तेजी, जल्दबाजी, फास्ट ट्रैकिंग जो है वो यहाँ पर ऑन है, और हम जो है वो कोशिश यही करते हैं कि जो बस एक दौड़ लगी हुई है, जो जिससे आगे निकल जाएगा बस वही जीत जाएगा. ये क्या है? कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर who are really known, और वो ये काम कर रहे हैं, वो सारा टाइम एक चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं कि आपकी डिग्रीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं और आप उनके इंस्टीट्यूट से कोर्सेज लें. सही. मेरा ये ख्याल है कि एजुकेशन को एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ, लेकिन एजुकेशनल डिग्रीज को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गवर्नमेंट पे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंस्टीट्यूशंस पे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टीचर्स पे. ये तीनों को मिलकर उसी डिग्री को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा, जिसको प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा. सही. आई मीन आप ये देखिए कि जैसे अभी मैंने आपसे बात की, सारी चीजें पास्ट से रिलेटेड हैं. आप कोर्स चेंज करें, आपको नजर आएगा टीचर्स एहतजाज पे चले जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा. वो सब चीजें जो उनकी फिंगर टिप पे हैं उनको रिवाइज करके दोबारा से प्रिपेयर करके एक नया लेक्चर प्रिपेयर करके कल जाना पड़ेगा, विच कंसिडर्ड एज अ बर्डन. मुआशरा चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, बाहर जाके जॉब्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं, आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं. आई मीन ये सब चीजें जब आप इंक्लूड करेंगे उसकी डिग्रीज के अंदर, तो हम अब खुद ब खुद लोग कहेंगे कि यार ये डिग्री करनी है और इसका फायदा होगा. एक सिंपल सी बात, आप उसको इंस्टीट्यूट में क्लासेस में बैठा के आप उसको बता रहे हैं पास्ट से रिलेटेड,
اور وہ جب باہر جاتا ہے اپنے فادر کو، فادر کے دوستوں کو، اپنے چاچو کو یا ڈفرینٹ لوگوں کو وہ دیکھتا ہے کہ جو زندگی وہ جی رہے ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور جو اسکلز ان کے پاس ہیں اور جو ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ اپنا یہاں پہ انٹرسٹ لوز کرتا ہے کلاسز کے اندر. میرا یہ خیال ہے کہ ہماری کلاسز، ایک تو ہمارا سلیبس ہر سال ریوائز ہونا چاہیے، ہر سال. اور ہر سال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایون میتھمیٹکس ہے، آپ کے پاس اکاؤنٹنگ ہے، آپ کے پاس جو بھی چلتا آ رہا ہے وہ وہی چل رہا ہے، چینج کرنا چاہیے. آپ دیکھیں وہ کتابیں لکھی کب گئی تھی، 1980s میں لکھی گئی ہیں، 90s میں لکھی گئی ہیں. وہاں سے لے کر آج بہت چینج ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. اور اگر ایک اسٹوڈنٹ انٹرسٹ نہیں لے رہا اسٹڈیز میں تو ٹرسٹ می وہ اسٹوڈنٹ ریسپانسبل نہیں ہے. اسٹوڈنٹ کیوں دوسری چیزوں میں انٹرسٹ لے رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ اس کو کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایجوکیشن کتاب لکھے گا کون؟ دیکھیں نا، بات پھر وہیں آ جاتی ہے. 80s میں جنہوں نے بکس لکھی انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ یہ کتابیں بنائی اور لکھی. آج ہمارے پاس اتنے کیپیبل جو ہے وہ لوگ موجود ہیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز کو چاہیے، آپ جیسے لوگوں کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کتابیں لکھیں، وہ اس طرف آئیں. ہم کتاب لکھنے کی طرف نہیں آتے، ہم کسی کو سمجھانے کی طرف نہیں آتے. آپ جیسے ایز اے پروفیسر آپ نے جو ہے وہ کام کیا، آپ نے تدریس کا جو ایک کام سٹارٹ کیا، لوگوں کو، بچوں کو سمجھایا، آپ کے اسٹوڈنٹس نے اس چیز کو سمجھا بھی، آپ کو ایز اے فرینڈ بھی جو ہے وہ انہوں نے لیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹڈیز کو بھی جو ہے وہ سمجھا. تو آج ہمیں ایسے ٹیچرز کی ضرورت ہے جن کو اپنا دوست بنا کے جو ہے وہ ساتھ چلا جائے. یہاں ٹیچرز کی جو ایک پرسنالٹی بن گئی ہے، یا تو وہ اسٹوڈنٹ سے خوفزدہ ہے یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر سے خوفزدہ ہے. وہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے وہ یہاں پہ بھی آ گیا. ایک کمیونیکیشن گیپ آپ کے فادر اور آپ کی مدر کے درمیان بھی آ گیا کہ آپ ان سے بھی نہیں صحیح طرح بات کر سکتے. وہاں پر بھی آپ کو ڈانٹ کا خطرہ موجود ہے. ٹیچر کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں گے تو وہاں بھی پرابلم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی کس طرح یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم اس کو کیسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ہم کانفیڈینس کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کتابیں لکھے گا کون آج. جو کتاب آج لکھ رہا ہے کیا آپ اس کو ویلیو دے رہے ہیں؟ جو ایک استاد ہے کیا آپ اس کو ایک ویلیو دے رہے ہیں؟ کیا اس کو آپ آج بھی، استاد کو کہا گیا کہ یہ آپ کی قوم کو بلڈ کرے گا، کیا وہ بلڈ کر رہا ہے؟ اس کو کرنے دیا جا رہا ہے؟ نہیں کرنے دیا جا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ ٹیچنگ پروفیشن ڈے بائی ڈے ڈاؤن سے ڈاؤن جاتا جا رہا ہے. کوئی اس پروفیشن میں آنا نہیں چاہتا، کوئی آنا نہیں چاہتا. لیکن ایجوکیشنل بزنس ڈے بائی ڈے ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. ایجوکیشن ایز اے بزنس، ایوری بڈی وڈ سے کہ یار پاکستان میں سب سے بیسٹ بزنس ایجوکیشن کا ہے. بالکل، کیونکہ ود دا لیسٹ اوور ہیڈ ایکسپینسز آپ اس بزنس کو چلا سکتے ہیں. کیا آپ ٹیچنگ پروفیشن کے اوپر اتنا انویسٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ ٹیچر کو ایک دوبارہ رول ماڈل بنانے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. ٹیچر اپنی ویلیو لوز کرتا جا رہا ہے. اس کے لیے نو ڈاؤٹ ٹیچر خود بھی ریسپانسبل ہے کہ اس کو اپنے آپ کو وہ گرو نہیں کر رہا ود دا پیسج آف ٹائم. صحیح. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بزنس کر رہے ہیں اس کے اوپر، ٹیچر کو بالکل سائڈ پہ کرتے ہوئے. جو میں کہوں گا پینڈیمک میں بڑا اچھا ہوا کہ ٹیچرز کو سامنے آنا پڑا اور بہت انسٹیٹیوشن ایکسپوز ہوئے جن کو پتا چلا، جو اپنی بلڈنگز دکھا کر، جو اپنی مارکیٹنگ کر کے، جو اپنے آفیسز، بڑے بڑے آفیسز دکھا کر وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم اپنی مارکیٹنگ کر رہے تھے. جب وہ ٹیچر کو سامنے لے کر آئے، دے ایکسپوزڈ کہ ان کے پاس ایکچوئل میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کیا موجود تھا. اٹ واز نتھنگ. سب سے پہلے ہمیں ورتھ وائل بنانا پڑے گا ٹیچرز کو، ان کو ایک رسپیکٹ دینی پڑے گی. پھر ہی جا کر میرا خیال ہے کہ ان کو یہ موٹیویشن ملے گی کہ ہمیں کتابیں لکھنی ہیں. اور پھر ہمیں جب ایک نیشن کو دوسری ایک چیز ٹیچنگ کے اندر، میں نے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو کہیں جاب نہیں مل رہی ہوتی وہ ٹیچنگ پروفیشن میں آ جاتے ہیں. اور وہ سٹارٹ یوزلی کرتے ہیں اسکولز سے. اسکول بیس ہے اور ہم بیس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. صحیح. آپ کو یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو یونیورسٹی پروفیسر بننا ہے، دیر از اے پراپر ریکوائرمنٹ، ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ اینڈ از ایکسپیرینس. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پروفیسر ان اے کالج، دین اگین اسپیسیفک ایجوکیشن شوڈ بی لائک وہ اس کو حاصل کیا جائے، اس کے بعد جا کے ہوگا. بٹ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے اسکول ٹیچر، کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے؟ دیر از نو سنگل ریکوائرمنٹ. آپ یہ دیکھیں گے کہ میٹرک انٹرمیڈیٹ کیے ہوئے لوگ آپ کے اسکولز میں پڑھا رہے ہیں جا کے، اور گلی محلوں میں اسکولز اوپن ہوئے ہوئے ہیں. بہت بہترین ہے، ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کو پھیلانا ہے. لیکن کوئی ہو تو صحیح، کوئی ٹیچر کے لیے بھی پراپر کوئی ریکوائرمنٹس ہوں کہ کیا یہ بندہ ٹیچر بننے کے قابل ہے بھی کہ نہیں، یا صرف وہ فائنینسز کو لینے کے لیے یہاں پہ آ گیا. یعنی اگر آپ ایک ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کے پاس اس کی ایک پراپر ڈگری ہے، آپ کو انجینئر بننا ہے پراپر ڈگری ہے، آپ نے ٹیچر بننا ہے تو اینی بڈی کین. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ نے نیشن کو بلڈ کرنا ہے. ٹیچر کے اوپر ورکنگ ہوگی تو وہ ٹیچر ہی اپنی نیشن کو بلڈ کرے گا، اور وہ ان کے اندر ایک شعور پیدا کر سکے گا کہ آپ کو کتابیں پڑھنی ہیں، آپ کو نالج لینی ہے، آپ کو ویژن لے کر جانا ہے.
लेकिन अगर टीचर को हम लोग दोबारा रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, ऑटोमेटिकली आप स्टूडेंट का इंटरेस्ट और बिलीव, वो एट द एंड वही सब लोग उसके रोल मॉडल रह जाएंगे जिनको वो आज बना के बैठा हुआ है या वो ओवरनाइट सक्सेस को देखता जा रहा है. तो हमें ये करना पड़ेगा. सेकेंड, एजुकेशन का हक सबके पास मौजूद है. जब मैंने आपसे कहा कि बिजनेस हम लोगों ने इसको बना दी एजुकेशन को, उसके अंदर एक वर्स्ट चीज यहाँ पे ये की जाती है, 70, 80, 100, 200 स्टूडेंट्स का एक बैच बना देते हैं जी. और इंस्ट्रक्टर उनको पढ़ा रहे हैं. और अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस होती है, वो कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो वो नहीं पूछ सकता. उसके लिए दो प्रॉब्लम्स है. नंबर 1, टीचर का टाइम, कि उसके पास एक 50-60 मिनट्स है जिसके अंदर उसने लेक्चर डिलीवर करना है. ठीक है. नंबर 2, कि इतने लोगों के दरमियान में क्वेश्चन पूछने के लिए आपने उसको रेडी नहीं किया, वो नहीं पूछ सकेगा और नहीं हो सकेगा. तो हर एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल फोकस नहीं है, वो भी बिल्ड होना चाहिए. सही. पर एजुकेशन सबका राइट है. मेरा ये ख्याल है कि एजुकेशन को बिजनेस जरूर आप करें, इसके ऊपर बिजनेस, लेकिन थोड़ा सा इसको नेशन को. आपका कहने का मकसद ये है, अगर हम सिंपल अल्फाज में जो है उसको समझाने की कोशिश करें, कि एक टीचर को सिर्फ और सिर्फ किताब से ही जो है वो रिलेट सब कुछ नहीं बताना चाहिए, बल्कि एक पर्सनैलिटी को बिल्ड भी करना चाहिए. बिल्कुल. कम्युनिकेशन जो एक गैप स्टूडेंट या टीचर के दरमियान में है, या कोई डर या खौफ है, वो नहीं होना चाहिए. टीचर को दोस्त होना चाहिए, जिससे आप सब चीजें जो है वो पूछ सकें, और जो आपको जो है वो माशरे के लिए एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो बना सके. क्योंकि आप स्कूल से जो निकलते हैं ना, वही आगे तक आपकी जो है वो चीज साथ चलती है. स्कूल आपका बेस है. उसमें एक मेन बात ये है जो मैं कह रहा था कि बहुत बड़े ग्रुप्स हैं. बड़े ग्रुप्स ना रखें आप एक क्लास को 20 या 30 की लिमिट से ऊपर लेकर ही ना जाए, ताकि एक स्टूडेंट टीचर में एक रिलेशन तो बिल्ड हो, कि उनको पता, टीचर को पता हो कितने स्टूडेंट हैं और कौन कौन से स्टूडेंट हैं. नाम भी नहीं पता होते. यहाँ पे बड़ी बड़ी क्लासेस को पढ़ा के वो एक अलग एक क्वांटिटी को दिखा के हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. आप क्या समझते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? जाहिर है आपका कहने का मकसद ये है कि वो जरूरी है. जी बिल्कुल. जो है क्वांटिटी जरूरी नहीं है. आप जब क्वांटिटी की तरफ जाएंगे तो फिर मसला जो है वो खराब हो जाएगा. क्वालिटी की तरफ जाएं, बिल्कुल, जिसकी जरूरत है इस वक्त में. आप किस तरह क्वालिटी बिल्ड करते हैं अपनी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका इदारा है, उसमें किस तरह आपकी क्वालिटी पे काम कर रहे हैं? साइफ ट्रेनिंग्स के अंदर सबसे पहला ये काम है कि यहाँ पे वी नेवर डील विद द लार्ज ग्रुप्स. ट्रेनिंग्स है तो वो सेपरेट है. ठीक है. लैंग्वेज के लिए जब भी कोई स्टूडेंट आएगा हमारे पास, वी नेवर प्रोवाइड हिम अ क्लास जहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरह कोई 60-70 स्टूडेंट्स आपके पास ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं और उसके अंदर एक टीचर मौजूद है. किसका माइक ऑन है, किसका माइक ऑफ है, कौन क्या बात कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा. ऐसा कभी नहीं होता. अच्छा, ठीक है. आपने देखा होगा वो जो सारी वायरल वीडियोस होती हैं जिसके अंदर इवन टीचर का मजाक उड़ाया जा रहा है, टीचर बात कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट बात कर रहा है पता नहीं चल रहा. हम लोग बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं करते. ठीक है. हमारे पास यहाँ पे या तो हम 1-to-1 क्लासेस को प्रमोट करें. अच्छा. या 1-to-3 या मैक्सिमम 1-to-6. दैट्स इट. अच्छा. 6 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे इसका मतलब एट अ टाइम. इसका मतलब ये है कि वो 6 स्टूडेंट, और फिर हमारी एक और रिक्वायरमेंट है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने दोस्तों में बैठे बर्गर खा रहे हैं और आपने हैंड फ्री लगाई और आप जी क्लास अटेंड कर रहे हैं, या आप सोए हुए हैं हैंड फ्री लगाकर और आप अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपने सिर्फ जब अपनी प्रेजेंट बोलनी है सिर्फ तब आपने अपने माइक को अनम्यूट करना है. ऐसा नहीं होगा. दीज शुड बी द वीडियो क्लासेस. दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस इन साइफ ट्रेनिंग. और कम होंगे बच्चे. उसके साथ ये होता है कि इंस्ट्रक्टर को पता होता है कि किस स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसकी वीकनेस क्या है, और उसको किस किस्म का होमवर्क दिया जाए, किस किस्म का काम किया जाए, और एग्जैक्टली उसका ट्रीटमेंट क्या होगा. इट्स जस्ट लाइक अ डॉक्टर. फर्स्ट वी नीड टू एनालाइज द प्रॉब्लम एंड ओनली देन वी कैन रिजॉल्व इट. सेम एज यहाँ पे ये काम किया जा रहा है. मेरा ख्याल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी आप क्वांटिटी से थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा सा क्वालिटी की तरफ आए. और फिर एक दूसरी बात, अगर हम इतने छोटे बैचेस के साथ क्लासेस कंडक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स वी नीड मोर टीचर्स. मेरा ख्याल है कि हमारी नेशन में हर एक इंसान को, वो किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, he should also be a teacher. I mean, if you are a doctor, you should also be teaching to students how to become a doctor. Might be. If you are an engineer, you should also be a teacher in any engineering university or a college. Responsibility आपकी. ये आपकी responsibility है. For example, अगर आप एक एंकर हैं, तो आपके ऊपर एक responsibility है. You should also be teaching. Might be in a media school. आपको ये 7 चीजों को हर बंदे करना चाहिए. आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आने वाले लोगों के लिए बेहतर. एग्जैक्टली. देखिए, सिंपल सी चीज है. मैं अपने से बड़ी जनरेशन को ठीक नहीं कर सकता. मैं अपनी जनरेशन को भी ठीक नहीं कर सकता. लेकिन सबसे आसान काम है एक आने वाली जनरेशन को, हम लोगों ने जो गलतियां की, हमारे बड़ों ने जो गलतियां की, हम उनको रिजॉल्व करके एक बेहतर पैटर्न नई जनरेशन को दे सकते हैं हम लोग. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. रवांडा एक कंट्री है.
वहां पे जीनोसाइड की प्रॉब्लम हुई. जीनोसाइड कहते हैं, जीनोसाइड और सुसाइड आर क्वाइट सिमिलर. सुसाइड का मतलब जब इंसान अपने आप को खुद को मार रहा है. जीनोसाइड मीन्स कि जब एक इंसान किसी दूसरे बंदे को उसके रिलीजियस या उसके पॉलिटिकल बिलीफ की वजह से मार दे. जीनोसाइड की प्रॉब्लम हुई. गवर्नमेंट ने क्या किया, instead of going to the market or might be to universities, schools, they went to the schools. Schools में जाकर उन्होंने सारा करिकुलम चेंज किया, स्कूल टाइमिंग चेंज की. स्कूल टाइमिंग को 9 to 2 या 8 to 2 की बजाय 8 to 5 किया, और आपके सब्जेक्ट्स के अंदर सिविलाइजेशन, सिटीजनशिप ऐड की. It took them 15 years. और 15 साल के बाद जब वो लोग यूथ बन के मार्केट में आए, it all went away. तो सारी जीनोसाइड खत्म हो गया, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. वही तो कह रही हूँ कि बेस तो आपकी जो है वो आपका स्कूल है. एग्जैक्टली. आपकी स्कूलिंग अच्छी है, आप जो स्कूल में पढ़ रही हैं, वहाँ जो टीचर्स आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो है आपके असल मेमार जो एक आपके माशरे को अच्छी शख्सियत या बुरी शख्सियत देने में कामयाब हो रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. स्कूल के ऊपर सबसे ज्यादा वर्किंग होनी चाहिए. बिल्कुल. और इनफैक्ट आपको पता है बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा भी है कि स्कूल टीचर की सैलरी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से ज्यादा है. हाँ. क्योंकि स्कूल में उसको बिल्ड करना है. और एक और काम बाहर ये भी होता है कि अगर वो 20 का बैच बना रहे हैं और उस बैच में एक बच्चा फेल हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो फेल हो गया, वो तो अपनी जिंदगी में नाकाम है, वो कुछ कर नहीं सकता. इनफैक्ट दे ज्यादा तवज्जो देते हैं. एग्जैक्टली. और एक साइकोलॉजिस्ट रखा हुआ है उन लोगों ने कि यार वो उससे बात करे, देखे उसको प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है, लाइफ में वापस लेकर. एग्जैक्टली. उसको लाइफ में वापस लेकर आए, उसके इंटरेस्ट को देखें. हम लाइफ से निकाल देते लोगों को. हम कहते हैं अगर आपने क्लास में एवरेज मार्क्स ले लिए या कम मार्क्स आ गए, यू आर अ फेलियर. तो आप मुझे ये बताएं कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो एजुकेशनलिस्ट क्यों नहीं होते फिर? सही. एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो क्यों नहीं है? इसकी वजह यही है कि आपके पैटर्न से टॉप करने के बाद वो लाइफ डिफरेंट है. वो एक सक्सेस की तरफ नहीं लेके जा रही. यू टॉक अबाउट द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, इवन दे वुड से दैट दे आर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट. ऐसा ही है. क्योंकि आपकी लाइफ से आपको डिफरेंट एक्सपोजर लेना है, और वो आप किताबों से नहीं सीख सकते. जस्ट लाइक नोबडी कैन लर्न स्विमिंग बाय रीडिंग. ये तो देखिए ना, बेसिक्स है. ये तो आपने सीखनी, आपने किताब से पढ़ना है, पेपर देना है, पेपर देके आपने पास या फेल होना है. ये आपका जो है वो रिजल्ट है. उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा आपकी लाइफ का, जो आप जो है वो मैदान में आएंगे, सामने आएंगे, तो फिर देखा जाएगा कि अब आप जो है वो क्या हैं, क्या कर सकते हैं, कितने पानी में हैं, आगे क्या कर सकते हैं. तो ये चीजें जरूरी हैं. और कम्युनिकेशन की जो आप बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन गैप जो है हमारे पूरे माशरे में है. बिल्कुल ऐसे ही. और ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. अच्छा, मैं जो आपसे दूसरी बात कर रहा था कि हम लोगों को हर एक प्रोफेशन के साथ हमें साथ एक टीचिंग प्रोफेशन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए तो बस अब आप यू स्टार्ट लिविंग योर ओन लाइफ. ऐसा नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं वो बिल्कुल ही मुआशरे से अलग हो जाते हैं कि भाई अब हम लोग आपसे डिफरेंट हैं. आप कैसे डिफरेंट हैं? अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो आपसे छोटे लोग हैं, जो लोग, उनको जाकर उनको भी उस अंधेरे से निकालें. मैं आपको ना ताहिर जमील साहब का कलाम है, मैं वो पढ़ता हूँ. वो फरमाते हैं कि हंसी राहत फिजा लम्हे जमानों में बदलने हैं, ये मलबे शहर के सारे मकानों में बदलने हैं. अजल से आज तक हमको मिले हैं जो विरासत में, वो नोहे अब बगावत के तरानों में बदलने हैं. सिमट के रह गई हैं राहतें अब चंद हाथों में, कोई देता नहीं रोटी जरूरतमंद हाथों में. कोई तो होगी मजबूरी कि ये हसरत ज़दा माएं जो फुटपाथों पे बैठी हैं लिए फर्जंद हाथों में. खुद अपने जख्म सीने हैं करम तकसीम करने हैं, अभी महरूम तबकों में हशम तकसीम करने हैं. बदन के नर्म नाजुक फूल जैसे नौ निहालों से ये कासे छीन लेने हैं, कलम तकसीम करने हैं. कलम तकसीम करने पड़ेंगे हमें. उसके बगैर नहीं चलेगा. आपको एक नेशन बिल्ड करनी है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा ये काम. नहीं चलेगा. और आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि आप सक्सेसफुल हो गए और आपकी सक्सेस हासिल करने के बाद आप देखते हैं फेलियर्स मौजूद हैं. रोड पे लोग मांगते हुए आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे. आपकी कामयाबी उस वक्त सिफर हो जाती है जिस वक्त आप अपने ही माशरे में अपने ही लोगों को भीख मांगते हुए देखते हैं. बिल्कुल. देखिए, हर बंदा अपनी कामयाबी की तरफ चला हुआ है. हमें एज अ स्ट्रॉन्ग होना है, एज अ नेशन बिल्ड होना है. आप एक चीज देखें, एज अ नेशन हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है. मुझे लगता है कि हमारा तालीमी निजाम भी नामुकम्मल है, वो आधा है. उसमें आपको एक बात बताता हूँ. आपने किताब में बताया कि सच बोलो. बहुत अच्छी बात है. सच सुनेगा कौन? सच सुनना भी तो सिखा दें. आपने कहा कि ईमानदार रहो.
آپ ایماندار ہو گئے, اب ایماندار کو عزت دینا بھی سکھا دیں. آپ نے کہا کہ آپ نے لیٹس سپوز اگر تم بہت سارے پیسے نہیں کمانے تم نے, آپ نے اس کو دیکھیں, ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ کہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں, انہوں نے بہت سارے پیسے کما کر نہیں ہمیں دکھائے, انہوں نے بہت ایک چھوٹی سی زندگی گزار کے دکھائی جس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ ایک چھوٹے گھر میں رہ کر بھی دنیا کے بیسٹ لیڈر ہو سکتے ہیں. تو یعنی ہمیں مذہب نے یہ سکھایا اور کتابوں نے یہ سکھایا کہ منی از ناٹ امپورٹنٹ. تو پھر جب آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں دین یو سی دا ڈفرنٹ تھنگ. تو پھر آپ یہ بھی سکھائیں اس کو کہ اگر آپ اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے, پھر آپ اس کو یہ بھی سکھائیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو بھی عزت دو, صحیح, اس کو بھی کچھ سمجھو. تو یہ چیزیں نامکمل ہیں, آپ نے سکھا دیں, بتا دیں, بٹ nobody is listening to, nobody is willing to listen to him, nobody is willing to treat him the way he should be. تو سارا چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. فرحان, بہت شکریہ آپ کا, آپ شو میں تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی بات کی. ایز اے جو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ ایک نیشنل اسپیکر کے طور پہ بھی, ایک لینگویج ٹرینر کے طور پہ بھی, ایک بزنس کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی آپ بہترین کام کر رہے ہیں, اور مزید اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس کام میں ترقی دے اور آپ اسی طرح اپنے کام کو جو ہے وہ رواں دوا رکھے. اسی طرح جو لوگ بھی ہیں جو بھی اپنی اپنی فیلڈ میں اچھا کام کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, وہ ضرور کریں. اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں سچ بولنے کا. جو سچ سننا نہیں چاہتے وہ بھی سچ سنیں گے اگر آپ سچ بولنا سیکھ جائیں گے. سارا دن جو جھوٹ بیچتا رہا, شام تک اس کا سارا جھوٹ بک گیا. جس نے سچ بولنے کی کوشش کی اس کی بات ہی کسی نے نہیں سنی. یہ ہو رہا ہے, یہ ہمارا معاشرہ ہے. تو سچ بولنے, اگر سب سچ بولیں گے تو پھر سب سچ سنیں گے. سب جھوٹ بول رہے ہیں اسی لیے سب جھوٹ پر فوکس کیے ہوئے ہیں. تو آج سے یہ عہد کریں کہ جب آپ سچ بولنا سیکھیں گے تو آپ ایک بہترین لیڈر ہوں گے. چاہے آپ اپنے گھر میں ہوں, چاہے آپ اپنی آرگنائزیشن میں ہوں, چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, آپ ایک بہترین لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے اور ابھریں گے. پروگرام میں آج کے لیے بس اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ نئے انداز, نئی صبح, نئے آغاز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے گیسٹ کے ساتھ, اور ہم بات کریں گے ایک نئے ٹاپک پہ. اگر آپ بھی کوئی ٹاپک یا کوئی چیز ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. کسی گیسٹ سے ملنا چاہتے ہیں, کسی کی موٹیویشنل کوئی سٹوری جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں, یا پھر ہمارے کوئی پچھلے پروگرام میں سے آپ کو گیسٹ بہت پسند آئے, آپ ان کی بات سننا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو دوبارہ بھی اپنے پروگرام میں انوائٹ کر سکتے ہیں. یہ اپرچونٹی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ جو پہلے گیسٹ آپ کے آ چکے ہیں کیا وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. تو میں اپنے پروگرام کے تھرو آپ کو یہاں لائیو بتا رہی ہوں کہ جی بالکل آ سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی کی بات بہت پسند آئی ہے, آپ ان سے دوبارہ کچھ بات سننا چاہتے ہیں, تو ضرور آپ ہم سے فرمائش کیجئے, ہم ان کو دوبارہ بھی اپنے پروگرام میں انوائٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجئے. کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.